हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में स्वागत है। जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण जानकारियों में से क्या देखिए, ये जो हमारे कोर्सेस हैं अनअकैडमी में, ये कॉम्प्रहेंसिवली कवर किए जाते हैं। तो आप हमारे साथ प्लस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो हमारा ये प्लस का प्लान है, आइकॉनिक का प्लान है, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आपको पता ही है कि उससे जैसे आप जुड़ जाते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में डेली लाइव क्लासेस मोर देन 40 या 30 मोर देन लाइव क्लासेस पैरेलल सब्जेक्ट की दिन भर चलती रहती हैं। साथ में इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाइव टेस्ट क्विज़ेस करवाए जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होती है। ये सारी व्यवस्थाएँ, सारे बेनिफिट्स अकेले इस प्लेटफ़ॉर्म पे उपलब्ध होते हैं, ठीक है? उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये जो हमारा अनअकैडमी ऐप है, अनअकैडमी ऐप को आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी इस ऐप को आप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में मोर देन 100 टॉप एजुकेटर हैं भारत के, जो जुड़े हुए हैं। हमारे इसी प्लेटफ़ॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाता है। जैसे कि कुछ में आप पॉलिटी देखिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, आर्ट एंड कल्चर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूँ। 174 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास हैं और 5 अपकमिंग है, उनमें से जैसे कि मेरा चल ही रहा है, और इसमें से करंट अफेयर्स के जैसे। तो आप ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में मोर देन 100, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 100 क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं अपने-अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के माध्यम के द्वारा। हमारे पास एक प्लान है, प्लान क्या है कि प्लस सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें से अगर आप क्या है, अपना एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो अपनी तैयारी को एक बहुत बिना किसी बाधा के क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे इसमें एक प्लान ये है कि अगर आप 1 माह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि क्या होता है, 9,000 रुपए का पड़ता है। लेकिन यूपीएससी तो भई लॉन्ग लास्टिंग है। यूपीएससी लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये 12 माह का या आपको 36 माह का। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको ये कोड देख रहे हैं, DBYT, ये कोड को क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। इसके साथ-साथ आप इसे देखिए, जैसे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी फी जाके 8100 हो जाएगी, डायरेक्टली 900 कम हो जाएगी। लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए 36 माह या 24 माह, और जो आपने तैयारी मिडिल में स्टार्ट करी है, तो 12 माह आपके लिए ठीक रहेगा। इसमें जो प्लसेस में देखिए, प्लस में आपको लाइव क्या है, क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएँगी, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँगी। इसके साथ-साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा, पर्सनल कोच कोच प्रोवाइड करवाए जाएँगे। ये सारी सुविधाएँ आपको क्या है, आपकी पढ़ाई के बाद फीडबैक भी आपको पर्सनली क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, तो जैसे एक चीज़ ये आप देख सकते हो कि एक प्लान दूसरा आइकॉनिक का है। आइकॉनिक का जो प्लान है, वो 12 माह से लगा कर के कितना 36 माह तक का है। उसमें आप जैसे कि 12 माह को सब्सक्राइब करते हैं, 69,500 फी है, जिसको आप 69,500 फी में 62,250 सॉरी ₹550, जो कि 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। इसमें आपकी क्या ख़ासियत है? इसमें देखिए, ख़ासियत क्या है कि आपको जो पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाए जाएँगे, टॉप एजुकेटर से आपको क्या है, डायरेक्टली असिस्ट करवाया जाएगा कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है। साथ में जो स्टडी प्लानर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको वीकली स्टडी प्लानर की प्लान किया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरत है, आपकी पढ़ाई कहाँ चल रही है। ये सारी व्यवस्थाएँ आपको कहाँ, इसमें आइकॉनिक के माध्यम से करवाई जाएँगी, ठीक है? हमारे पास ऑप्शनल का भी अब प्रोग्राम आ गया है। ऑप्शनल का मान लीजिए आपने जीएस का प्रिपरेशन कर लिया है, तो कोई बात नहीं है, आप ऑप्शनल का भी हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में जितना भी ऑप्शनल है यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस में, करीब 95% से ज़्यादा ऑप्शनल जो कवर किए गए हैं, उसमें से देखेंगे कि जैसे कि 1 माह के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप 5,000 जो फी है, आपको ये मेरा कोड यूज़ करेंगे, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि ₹4500, कितना? ₹4500 लगेगा, ठीक है? 5,000 में 10% डिस्काउंट मिलने के बाद। इसी तरह 36 माह का फी 50,000 है, 10% डिस्काउंट के बाद आपको ₹45,000 क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए, इसमें से एक अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। इसमें जैसे कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कुछ चीज़ें आगे मैं बता दूँगा, और इसमें हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने को है, जो कि स्टार्ट हो भी चुका है। आपकी यूपीएससी पीटी के 6 मंथ ओनली बचे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को यूपीएससी पीसी जो 2021 में देना है, उसको आप क्या कर सकते हैं, हमारे माध्यम से जुड़ के और बेहतर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं।
कल का जो हमारा क्लास था, ये सभी कोर्सेस है, ये सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखिए ये बाइलिंगुअल क्लास, ये बाइलिंगुअल बैचेस है जो कि स्टार्ट हो चुका है 13 दिसंबर को, और इस बैच, ये सभी बैचेस 14 दिसंबर को क्या है, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए, लास्ट क्लास हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, बैंकिंग सिस्टम से हमने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी। ठीक है, मैं थोड़ी सी उसका रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो जो आरबीआई है, बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का सर्वोच्च स्थान रहा है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत, 1934 के अंतर्गत 1935 में करी जाती है। ठीक है, तो ये आरबीआई की स्थापना है। आरबीआई के कार्यों की अगर हम बात करते हैं, देखिए आरबीआई की स्थापना 1934 में करी जाती है, 1934 अधिनियम 35 में कर दी जाती है। इसका पहले जो हेडक्वार्टर होता है वो कलकत्ता होता है, लेकिन 2 साल बाद 1937 में क्या है, मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1949 में इसको क्या नेशनलाइज कर दिया जाता है, इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है। अगर आरबीआई के हम प्रमुख कार्यों की बात करें, तो जैसे आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में मौद्रिक नीति को तैयार करता है और उनका कार्यान्वयन और उनकी क्या है, देखिए मतलब निगरानी करता है। साथ ही साथ आरबीआई वित्तीय प्रणालियों का विनियामक होता है। वित्तीय प्रणाली जो होती है उनको रेगुलेट करता है, जितनी भी वित्तीय प्रणालियां हैं ज्यादातर, और उनका पर्यवेक्षक भी होता है। पर्यवेक्षक का कार्य करता है, मतलब ये उन पे नजर गड़ाए बैठा होता है कि किसी प्रकार की अनियमितता ना घट जाए। ठीक है ना। विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, विदेशी मुद्रा का मैनेजमेंट भी क्या किया जाता है, इसी के माध्यम से किया जाता है, अर्थात आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा भी यही जारी करता है। मैंने आपको बताया था मुद्रा जारी करने के दौरान कि यहाँ नोट की छपाई है तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ही करी जाती है। ठीक है ना। जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, उसी तरह सिक्कों की भी बारे में मैंने बात करी थी कि जैसे 1 रुपया और 1 नोट के सिक्के को छोड़कर ये सरकार करती है, बाकी आरबीआई करती है। तो इनका जो टकसालों में मिंट किया जाता है वो भी कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है। लेकिन 1 रुपया का जो सिक्का है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, और 1 रुपए का नोट जो है छपना बंद हो गया है। ठीक है। मैंने चारों आपको स्थान बताए थे कि जहाँ जो प्रिंटिंग प्रेस है, और 4 स्थान वो प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ मैंने मिंट जो टकसाल हाउस भी बताए थे। ठीक है। सरकार का ये बैंकर और बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। सरकार के लिए है बैंकर और बैंकों के लिए ये बैंकर का कार्य करता है। सरकार के लिए बैंकर से मतलब क्या है कि अगर आप कहें तो सरकार के लिए बैंकिंग की सारी सुविधाएं देता है, और राज्य सरकारों को भी बैंकिंग की सारी सुविधा देता है, एक्सेप्ट टू सिक्किम। सिक्किम को ये कोई प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बैंकों की क्या रही हैं, ये आरबीआई की ये कार्य रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम आरबीआई के कार्यों में बात करें, तो आरबीआई जो पैसे, भारत में जो पैसा छापता है, आरबीआई कौन से सिस्टम को यूज करता है, एमआरएस सिस्टम को यूज करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, और ये मौद्रिक नीतियों के निर्माण क्रियान्वयन को भी सम्मिलित करते हुए बैंकिंग क्रियाकलापों का कंट्रोल भी करता है, उनको रेगुलेट करता है, और क्या करता है, निरीक्षण करता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि भारत में बैंकिंग प्रणाली की जो स्थापना मैंने जो कि बताया, सबसे पहले 1929 में, देखिए 1934 का अधिनियम तो आएगा, लेकिन 1929 नहीं सॉरी 1926 में जो केंद्रीय बैंक की जो स्थापना है, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। किसने, हिल्टन यंग कमीशन ने। तो इसे लिख लीजिएगा। ये हालांकि कल मैं हिल्टन यंग कमीशन के बारे में नहीं आपको बताया था, तो ये आपको अतिरिक्त जानकारी है। इसकी स्थापना की जो सिफारिश है, आरबीआई की, आरबीआई की स्थापना की सिफारिश, स्थापना की सिफारिश, सिफारिश, सिफारिश कब, 1926 में, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन किसने करी थी, हिल्टन, हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। यंग कमीशन ने की थी, कमीशन ने की थी। इसके बाद 1931 में क्या है, भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया जाता है, और इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय क्या किया जाता है, केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। वहीं एक अधिनियम 1934, भारतीय अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसका जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में क्या कर दिया जाता है, इसकी स्थापना कर दी जाती है।
इसके बाद आजादी के उपरांत जस्ट 2 सालों बाद 1949 में नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है और इसका जो विनियमन है अगर आप देखोगे तो 1949 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत बैंकिंग विनियमन अधिनियम क्या है एक बनाया जाता है और उसका अधिनियमित उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। आप देखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है अब क्या है मुंबई है। 1937 से पहले जैसे कि मैंने बताया 1937 में ही कोलकाता क्या किया गया ट्रांसफर किया गया, ठीक है 19 सॉरी मुंबई ट्रांसफर किया गया। 1937 से पहले इसका जो कार्यालय था हेडक्वार्टर था कोलकाता में हुआ करता था। भारत में नोट का निर्गमन का अगर हम हेजमनी की बात करें एकाधिकार की बात करें तो आरबीआई को ही प्राप्त है, आरबीआई ही नोट के जो निर्गमन है नोट छाप सकती है। लेकिन 1 रुपए का नोट जो होता है वो वित्त मंत्रालय जो द्वारा क्या होता है जारी किया जाता था। लेकिन अब 1 रुपए के जो नोट होगा अब वो जारी नहीं किया जाता था। उसमें ध्यान रखिएगा जो 1 रुपए का नोट आप कभी भी चेक करिएगा उसमें गवर्नर के साइन नहीं होते थे, उसमें वित्त सचिव जो उस समय फिनांस क्या होते थे सेक्रेटरी होते थे उनके साइन हुआ करते थे। 1 रुपए के ऊपर जो नोट होता है और सिक्के जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं वो 1 रुपए के ऊपर नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। बल्कि आप देखोगे वर्तमान की अगर बात करें तो भारत में 1 रुपया 2 रुपया जो नोटों का मुद्रण है ना उसे क्या कर दिया गया है खत्म कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जो आरबीआई के अंतर्गत एक निदेशक बोर्ड का भी क्या होता है प्लान किया जाता है। ये भी कल की मैंने क्लासेस में सारी चीज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रिजर्व बैंक का एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसके कारोबार का पर्यवेक्षण भी करता है कि आरबीआई क्या करता है क्या कार्य करता है। इस बोर्ड के अंतर्गत जैसे कि मैंने कल बताया था एक गवर्नर आते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, ठीक है? और इसमें से बोर्ड में कितने लोग होते हैं अगर हम बात करें इस बोर्ड में करीब ये जो बोर्ड होता है 7 से 8 लोग होते हैं, ठीक है ना? बोर्ड में 1 वर्ष में ध्यान रखिएगा बोर्ड में 1 वर्ष में 1 वर्ष में कितनी 6 बैठकें और प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक होनी चाहिए। 1 वर्ष में 6 बैठकें ऑलमोस्ट सामान्यतया होती हैं। लेकिन मान लो कोई अगर पेंडेमिक जैसी कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हर एक 3 माह में यानी 4 बैठकें तो क्या होनी चाहिए इसमें नेसेसरी ही है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। वहीं इस बोर्ड को रिजर्व बैंक के निरीक्षण का जो मतलब इसके इन्वेस्टिगेशन का प्राथमिक अधिकार किसको होता है आरबीआई बैंक को होता है और इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आरबीआई के कितने 20 रीजनल ऑफिसेस हैं, 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं। वहीं 11 उप कार्यालय हैं, 11 उप कार्यालय हैं। ज्यादातर ये राजधानियों में अगर राज्यों की बात करें तो ज्यादातर ये राजधानियों में है। देखिए नोट छापने के वक्त ये न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करती है, क्या करती है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का उपयोग करती है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो नोट का निर्गमन के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस सिस्टम यूज किया जाता है। कल के भी लेक्चर में एक स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैं देखा तो कमेंट में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एमआरएस क्या है। भाई एमआरएस वह मिनिमम रिजर्व सिस्टम वह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है कि आरबीआई नोट छापने के दौरान आप देखोगे कि आरबीआई क्या करेगा एक कटोरा बनाएगा। उस कटोरे में उस रिजर्व में एक रिजर्व रखा जाएगा 200 करोड़ का। उस 200 करोड़ की रिजर्व की बात करते हैं हम तो वह रिजर्व 2 भागों में बांटा जाएगा। 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा शामिल करी जाएगी और 115 करोड़ का उसमें क्या किया जाएगा गोल्ड शामिल किया जाएगा, ठीक है? ये व्यवस्था 1957 से लगातार चल रही है। वहीं आरबीआई को ध्यान होगा कि 10,000 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 10,000 करोड़ तक के क्या कर सकता है नोट छाप सकता है और मैक्सिमम नोट कितना 10,000 का छाप सकता है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम कार्यों की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगर कार्यों में देखोगे आप तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना ही है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मूल कार्यों में जैसे कि भारत में मौद्रिक स्थिरता को क्या करना बनाए रखना। मौद्रिक स्थिरता क्या होती है ये जैसे अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे मौद्रिक नीतियां पढ़ेंगे तो उस टाइम में बताऊंगा कि मौद्रिक क्या है स्थिरता क्या है यानी मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या है।
देखिए इसमें इसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मॉनेटरी स्टेबिलिटी की बात करें, तो किसी भी प्रकार से मौद्रिक नीतियों में ऐसा कुछ ना परिवर्तन हो जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाए, इधर-उधर हो जाए, अर्थात मतलब प्रभावित हो या नेगेटिव तौर से प्रभावित हो। मौद्रिक नीति का संचालन करना आरबीआई का मुख्य कार्यों में से एक माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीतियां तैयार करता है और उसकी निगरानी भी करता है। साथ ही साथ देखोगे कि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये मूल्य को स्थिर बनाए रखता है। मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने के साथ साथ इसमें से नकदी की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करता है। लेकिन इसमें अब मैंने जैसे बताया कि मुद्रास्फीति को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आप देखोगे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की अगर मैंने बात कही है, तो इसमें से मांग जनित मुद्रास्फीति को ही कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इसमें से लागत जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित के साथ-साथ संरचनात्मक मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है आरबीआई के लिए। ठीक है? तो अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो भारत सरकार और आरबीआई दोनों को क्या करना होगा, एक साथ समन्वय के साथ, सहयोग के साथ क्या करना होगा, काम करना होगा। आरबीआई का दूसरा काम होता है क्रेडिट का निर्धारण, क्रेडिट कंट्रोल यानी साख नियंत्रण। देखिए इसमें कह सकते हो कि सुव्यवस्थित आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसमें विशेषीकृत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ संस्थानों की स्थापना के काम किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा का भी निर्धारण करता है और जो डिमांड एंड सप्लाई के मध्य एक बैलेंस बना के रखता है। इसमें आप साफ साफ देखोगे कि जो बैंकों के लिए जो उनके साख का निर्धारण है, क्रेडिट कंट्रोल है, साख का सृजन व्यापारिक बैंक करते हैं अगर हम बात करें, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य है वो साख साख सृजन करना नहीं होता है, वो साख सृजन नहीं करेगा, लेकिन इसका जो साख सृजन क्रेडिट जो क्रिएशन की बात है वो कौन करेंगे, भारतीय बैंक व्यापारिक बैंक करेंगे। कैसे इसकी क्रेडिट क्या करी जाएगी, निर्धारित करी जाएगी। मुद्रा तो यही जारी करेगा, मैंने बताया कि मुद्रा को जो भारतीय रिजर्व बैंक है मुद्रा जारी करता है और उसको विनिमय यानी जो विनिमय दर है, विनिमय विनियमन भी यही करता है, रेगुलेट भी करता है। परिचालन योग्य न रहने पर जब कोई मुद्रा परिचालन योग्य नहीं रह जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसका लीगल टेंडर समाप्त कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मैं इन्फ्लेशन में पढ़ाया था कि जब किसी मुद्रा का ध्यान रखिएगा, महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो महंगाई बढ़ने के उपरांत एक वर्ड आप सुने होंगे कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है तो उपभोग महंगा होता है। तो उपभोग महंगा होने के तदुपरांत क्या होता है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, क्रय क्षमता है मुद्रा की या कॉइन्स की, कम होने लगती है। तो एक निश्चित टाइम तक वो क्या करता है, आरबीआई कॉइन्स के शेप को घटाता जाता है। और जैसे कि आज 1 रुपए के सिक्के और आज से 10 साल पुराने सिक्कों को देख लीजिए, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो उसका साइज घटाता जाता है। अगर जब उसकी परचेजिंग पावर शून्य हो जाती है, क्रय क्षमता शून्य हो जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया जाता है, उसका लीगल टेंडर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है? साथ ही साथ देखोगे कि करेंसी नोटों की डिजाइनिंग की जानकारी भी कौन करेगा, यही उपलब्ध करवाएगा, कैसी डिजाइनिंग करी जाए, है ना? तो ये तो सारी चीजें क्या रही हैं, ये इसके कार्य रहे हैं। साथ में बैंकों के लिए बैंकों का काम करता है, यानी बैंकों के लिए बैंकर का काम करता है। तो आरबीआई समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों को तो अगर किसी प्रकार से नकदी की जरूरत होती है तो उन्हें उपलब्ध करवाता है, दैनिक आधार पे भी सुनिश्चित करवाता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या है, ये सुनिश्चित करवाता है। तो बैंकों के लिए भी एक मुख्य कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जितने भी शेड्यूल बैंक है, तो शेड्यूल बैंक खाते व्यवस्थित करता है शेड्यूल बैंकों के, ठीक है ना? भारतीय रिजर्व बैंक ही उनको क्या करता है, जो अनुसूचित बैंकों के खाते व्यवस्थित करता है। भारत सरकार के लिए ऋणदान का कार्यक्रम भी यही संचालित करेगा कि भारत के लिए, जैसे कि अब पिछले वर्ष इसमें बहुत ज्यादा बहस चल रही थी, तो जब पैसे की जरूरत होती है, इसके पास अतिरिक्त पैसा होता है, तो वो भी दे देता है। इसका एक कंटीजेंसी फंड भी बनाया जाता है, अगर सरकार को कोई वैसी आपातकालीन स्थिति में भी ये क्या करता है, फंड करता है। ठीक है? ये सारे कार्य रहे हैं आरबीआई के। साथ ही साथ आप देखोगे सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार की भूमिका भी ये क्या करता है, अदा करता है।
मैंने ऐसा क्यों कहा कि सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार की भूमिका अदा करने का मतलब ये है कि देखिए सरकार को अगर किसी प्रकार से ऋण की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या राज्य सरकार को ऋण की जरूरत पड़ती है, तो वह बैंक वो आरबीआई क्या करता है, उपलब्ध करवाता है, ठीक है। साथ में अगर कोई सलाह भी चाहिए वित्तीय व्यवस्था से संबंधित तो आरबीआई उपलब्ध करवाता है और एजेंट की भी भूमिका अदा करता है। एजेंट की भूमिका का मतलब क्या यहाँ क्या है कि आप अगर सरकार देखिए क्या होती है कि अगर सरकार को जैसे मार्केट से पैसा उठाना है, उस बजट के माध्यम से जो पैसा उसने लिया है तो वो खत्म हो गया है, तो अब सरकार को अतिरिक्त पैसा चाहिए मार्केट से, तो सरकार क्या बेचेगी, सरकारी प्रतिभूतियों को लॉन्च करेगी। और जो सरकारी प्रतिभूतियों को लॉन्च करेगी तो वह आरबीआई के माध्यम से, और आरबीआई क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन देगी बैंकों या फिर जो वित्तीय संस्थानों के, तो उनके माध्यम से बेचा जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सरकारों के लिए यह एजेंट का भी काम करता है, ठीक है। साथ में सलाहकार की भूमिका अदा करता है, किसकी, सलाहकार की भूमिका अदा करता है। व्यापारिक बैंकिंग अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के खाते भी प्रबंधित करता है, उनके खातों को भी मैनेज करता है। साथ ही साथ जो उसके कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होती हैं, उनकी भूमिका निभाता है ये। सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में जो उनका मूल्य का निर्धारण है वो किसके द्वारा, इसी के द्वारा किया जाता है। दूसरा सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। आप देखोगे कि एक आरबीआई क्या करता है, फॉरेक्स, जैसे फॉरेक्स रिजर्व होता है, रिजर्व फॉरेक्स का क्यों रखता है आरबीआई, क्या कारण है, कुछ तो कारण होगा, विदेशी मुद्रा का भंडार क्यों रखता है। तो जी हाँ, आप देखोगे कि जो हमारे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स होते हैं तो उन्हें अगर अचानक जो विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर या हॉट करेंसी की जरूरत पड़ जाती है तो आरबीआई क्या करता है, उन्हें उपलब्ध करवाता है। अगर वो व्यक्ति एक्सपोर्टर और इंपोर्टर क्या करें कि अगर वो व्यक्ति जो पैसा ओपन मार्केट से अगर भारी मात्रा में क्या निकाले, पैसा उठाएं, हॉट करेंसी उठाएं, तो आप देखोगे कि अगर ज्यादा मात्रा में इंटरनेशनल करेंसी को क्या किया जाता है, वो हमारे व्यापारी एक्सपोर्टर इंपोर्टर उठाते हैं, तो हमारे यहाँ जो उनकी मुद्रा है वो क्या होती होने लगती है, वो महंगी होने लगती है हमारे पैसों की, रुपयों की तुलना में, तो हमारे रुपए की कीमत गिरने लगती है। तो इन सारी समस्याओं से डील करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई सरकार आरबीआई फॉरेक्स तैयार करती है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार का एक रिजर्व रखती है, उसको संरक्षित करती है। देखिए ये जो मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्राओं के भंडार, संरक्षण और प्रबंधन का कार्य किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत, कौन सा, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के अंतर्गत। ये सारी चीजें कल की क्लास में मैंने डिटेल से समझाया था, अगर नहीं भी समझाया था तो सुन लीजिए, ठीक है। अब विदेशी विनिमय दर का क्या नियमन का मतलब क्या है, विदेशी विनिमय दर के नियमन का, देखिए कई बार क्या होता है कि मुद्रा जो विदेश जो देश है तो अपनी मुद्रा का क्या कर लेते हैं, अवमूल्यन कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सचेंज रेट होता है, अवमूल्यन क्यों कर लेते हैं, अवमूल्यन का मतलब अपनी मुद्रा को डिग्रेड कर देना, अपनी मुद्रा को कम कर लेना। जैसे कि चाइना अक्सर अपनी मुद्रा का क्या करता है, अवमूल्यन करता है, ठीक है। मैं अभी इसमें से जो एक्सचेंज को सेटअप करने के लिए, डोमेस्टिकली सेटअप करने के लिए तीन चार क्या है टूल्स उपयोग किए जाते हैं, तो जैसे पेक्ट सिस्टम क्या है, क्लीन फ्लोट सिस्टम क्या है, डर्टी फ्लोट सिस्टम क्या है, इसके बारे में बताएंगे। जैसे डर्टी फ्लोट सिस्टम हम यूज करते हैं, क्लीन फ्लोट सिस्टम अमेरिका जैसे देश यूज करते हैं। वो अमेरिका जैसे क्लीन फ्लोट सिस्टम में क्या होता है कि सब बाजारी ताकतों पे छोड़ दिया जाता है मुद्रा के निर्धारण को, लेकिन जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट आरबीआई एक निर्धारण, एक रेंज तय करता है। उस रेंज के अंतर्गत आप देखोगे कि एक रेंज तय कर दिया कि अगर मुद्रा हमारा जो रुपया और डॉलर की तुलना में अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो आरबीआई हरकत में आती है और उसमें क्या करती है, इंटरवीन करती है, ठीक है, इंटरप्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो विदेशी विनिमय दर का जो विनियमन है, रेगुलेशन है, वो आरबीआई ही करता है, ठीक है, और आरबीआई निर्धारित करता है। साथ में कुछ जैसे कि केंद्रीय बैंक, हर एक देशों का केंद्रीय बैंक होता है, कुछ देशों का केंद्रीय बैंक वह मुद्रा का डिग्रेशन कर देता है, अवमूल्यन कर देता है, डिप्रिवेट कर देता है। इसका मतलब क्या होता है और इससे क्या फायदा होता है, जरा सुन लीजिए।
देखिए अगर मुद्रा के अवमूल्यन की हम बात करते हैं तो जैसे कि चाइना जैसा देश मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, क्योंकि जो चाइना की इकोनॉमी है वो एक्सपोर्टर इकोनॉमी है। चाइना क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां बल्क में प्रोडक्शन होता है और मैन पावर सस्ता है, इससे कि वो चीजों को ज्यादा बना पाता है और भारी मात्रा में बना पाता है। इसी को इकोनॉमी ऑफ स्केल भी कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझाऊं कि अगर एक गैस सिलेंडर में आप ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति का खाना बनता है तो 4 माह चलता है, लेकिन अगर उसी गैस सिलेंडर में 20 व्यक्तियों का खाना बनता है और 2 माह चलता है, तो 2 माह अगर चलता है, इसी को इकोनॉमी ऑफ स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल। वहां क्या होता है, किसी भी वस्तु चीजों का एक लाइन में, एक सीरीज में और बल्क में प्रोडक्शन होता है। एक जब लाइन, सीरीज और एक बल्क में प्रोडक्शन होगा तो आप इससे ये देख पाओगे कि वहां की जो लागत है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? लागत कम हो जाती है। अब जब कोई इकोनॉमी एक्सपोर्टर इकोनॉमी होती है, क्या होती है, निर्याता की, निर्यात पे निर्भर होती है, एक्सपोर्टर इकोनॉमी होती है, तो वह कोशिश करता है अपनी मुद्रा को अवमूल्यन कर दे, अपनी मुद्रा को गिरा दे, डिग्रेड कर दे। डिग्रेड का मतलब क्या है कि अगर एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर जैसे कि मैंने, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, और मैं कोई खिलौना खरीदना चाहता हूँ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं खिलौना खरीदना चाहता हूँ, और अगर जैसे डॉलर में वो खिलौना क्या है कि एक खिलौना मिल पाएगा, और जो येन वहां की करेंसी है चाइना की, उसमें भी एक खिलौना मिल पाएगा। लेकिन चाइना क्या करता है, अपनी मुद्रा को अवमूल्यन कर लेता है, तो अब हमारा जो मुद्रा है, उनकी, हमारी जो मनी है, उनकी मुद्रा की तुलना में बढ़ गई। अब उसमें क्या होने लगेंगे, उनका जो निर्यात है वो बाहरों मतलब आयातकों के लिए क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो वहां की इकोनॉमी क्या कर जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी, विस्तार कर जाएगी। इस वजह से कुछ देश, खासकर चाइना जैसे देश, अपनी मुद्रा का क्या है, लगातार अवमूल्यन करते रहते हैं, ताकि अपने निर्यात को बढ़ावा दे सके, क्योंकि उनकी इकोनॉमी निर्यात पे ही क्या होती है, ज्यादातर टिकी होती है। ठीक है, ज्यादा स्पीड होगी मुझे पता है, लेकिन मैंने कल ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, जिस सारी चीजें मैंने कल डिटेल से समझाया था, इस वजह से मैं बस आज रिकैप कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अब परेशान नहीं होइएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे फिर मैं धीमा क्या कर लूंगा, धीमा हम मतलब स्लो बोलूंगा। ठीक है ना। तो आपने देखा विदेशी विनिमय दर का नियमन विनियमन कैसे आरबीआई करती है, क्या कारण होता है। अब विकासात्मक की भूमिका में भी क्या होती है, आरबीआई आती है। विकासात्मक भूमिका में आप कह सकते हो कि आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति और जो राष्ट्रीय उद्देश्य है, जो विकासात्मक उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करती है, आरबीआई मौद्रिक नीतियों को कंट्रोल करती है। अगर मान लीजिए जो अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रा की कमी है, ठीक है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से उस मुद्रा पे क्या करेगा कि उन दरों को कम कर देगा। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से दरों को कम कर देगा, तो आप देखोगे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। जब लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा मांग कर सकेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उपभोग होगा। जब ज्यादा से ज्यादा उपभोग होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा होगा तो फिर अगेन हमारी इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, इकोनॉमी हमारी इनहांस कर जाएगी। इकोनॉमी क्या है, इनहांस कर जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हो विकासात्मक की भूमिका में भी आता है, और जैसे आर्थिक समृद्धि, इन्फ्लेशन या राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए जो क्या होगा, बेहतर होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, जो वैसे कार्य करता है। साथ में आरबीआई व्यापक व्यापक स्तर पे प्रोत्साहनात्मक कार्य भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कई ऐसे विशेषीकृत वित्तीय संस्थान हैं, जिनको पैसा प्रोत्साहन के तौर पे अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन के लिए भी क्या करता है, आरबीआई आगे आके अपने नियम और सारी नियमों को यानी रेगुलेट करता है, नियम बनाता है। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी के लिए सारा पूरा दारोमदार, कहीं ना कहीं ज्यादातर दारोमदार किस पे, आरबीआई पे होता है। किस पे, आरबीआई पे होता है। तो अगर किसी यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूछ लो, क्या पूछ लो, ये तो लाइव क्लास नहीं है, मैं पूछ लो बोल रहा हूँ, है ना।
तो देखिए हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। मैं कमेंट लास्ट में, शाम में या रात में कमेंट देख लेता हूँ कि किसके किस-किस स्टूडेंट के क्या-क्या क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भई बैंक है, अगर हम बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों में क्या है, हमें आज शेड्यूल बैंक से बात करनी है ना, मतलब अनुसूचित बैंकों से स्टार्ट करना है। देखिए, अगर हम इस अनुसूचित बैंकों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या है, शेड्यूल बैंक जो होते हैं, ये वैसे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची में क्या होते हैं, ये सूचीबद्ध होते हैं। आरबीआई अधिनियम यानी जो शेड्यूल बैंक होते हैं, ये आरबीआई अधिनियम 1934 की सेकंड शेड्यूल में क्या होते हैं, ये उस पे लिस्टेड होते हैं। चलिए लिख के भी मैं हम ये कह रहे थे, जैसे बैंकों के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैंक। ठीक है? क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स ऑफ बैंक्स। आप बैंकों के वर्गीकरण की बात करिए, तो भारत में कार्यरत बैंकों को दो हिस्सों में बांटा गया है। दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने? दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है? एक शेड्यूल बैंक और दूसरा गैर शेड्यूल बैंक। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। ध्यान रखिएगा, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है? तो ये अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में क्या होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं। सेकंड शेड्यूल में सूचीबद्ध होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं, सेकंड शेड्यूल में सूचीबद्ध होते हैं। ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्या है? ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। देखिए, ये एक्चुअल में जो ये लिस्ट है, ये चेंज होती रहती है, परिवर्तित रहती है। मान लो कोई भी बैंक जब आरबीआई की अनुमति प्राप्त करके वो स्थापित किया जाता है, तो उसको शेड्यूल मतलब सेकंड शेड्यूल में आरबीआई अधिनियम की जो धारा सेकंड है, दूसरी धारा है, उसमें क्या किया, सॉरी दूसरी अनुसूची है, उसमें जोड़ दिया जाता है नए बैंकों को। लेकिन जो बैंक दिवालिया होके अपना कारोबार समाप्त करके मार्केट से क्विट कर जाए, उन बैंकों को उस लिस्ट से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो लिस्ट है ना, ये परिवर्तनीय है, ये परिवर्तित होती रहती है। ये क्या है? ये परिवर्तनीय लिस्ट है, ये परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना? तो आप देखोगे कि इनमें जो अनुसूचित जो बैंक होते हैं, तो अनुसूचित बैंकों को आरबीआई गाइडलाइन जारी करती है, कुछ दिशा निर्देश जारी करती है और उनका पालन करना जरूरी हो जाता है। आप उनका पालन हर हाल में क्या है, करेंगे। इसमें से जैसे कुछ दिशा निर्देश ऐसे होते हैं कि इन बैंकों में जो जमा करता है, जो ग्राहक है, उन ग्राहकों को किसी भी प्रकार से कोई क्षति अर्थात हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ में इन बैंकों का जो पेड अप कैपिटल होता है, न्यूनतम पूंजी होता है, वो कितना होना चाहिए, 5 मिलियन होना चाहिए। ठीक है? पहले था, ठीक है, 5 मिलियन के आसपास था, 5 मिलियन था, फिर इनको बढ़ा करके पेड अप कैपिटल 500 करोड़ कर दिया गया। अब अगर आप शेड्यूल बैंक का स्थापना करेंगे, तो उनका जो पेड अप कैपिटल होगा, क्या होगा, प्रदत्त पूंजी होगा, वो 500 करोड़ होगा। ये प्रदत्त पूंजी अर्थात पेड अप कैपिटल क्या होता है? देखिए, पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जब किसी स्थापना के दौरान शेयर होल्डर क्या है, जो शेयर होल्डर और उसका मालिक क्या है, धनराशि लगाता है, मिनिमम धनराशि, उसको पेड अप कैपिटल कहा जाता है। ठीक है? ये मिनिमम राशि होती है जब किसी बैंक की स्थापना के लिए उसके शेयर होल्डर या मालिकों के द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है ना? इन बैंकों को मौद्रिक नीतियां यानी मॉनेटरी पॉलिसी का भी क्या करना होता है, अनुपालन करना होता है। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा और उनके आधार पे जो बैंक रेट, रेपो रेट, एमसीएलआर, जो भी सारी चीजें हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजों का जो मौद्रिक नीतियां हैं, इनका क्या करना पड़ेगा, हर हाल में अनुपालन करना होगा।
अब देखो कि जो अनुसूचित बैंक एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइज तो अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन अनुसूचित बैंक पूरी तरीके से आरबीआई इनको कंट्रोल करता है और ये आरबीआई के ही नियंत्रण में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो बैंक आप देख रहे हैं गैर अनुसूचित बैंक, जरा इस पे आप देख लीजिए। ये ये जो गैर अनुसूचित बैंक है, ये वैसे बैंक होते हैं कि इसे किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। इनको क्या है, आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है इन बैंकों को। इनको गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत बात करेंगे तो एक आप वो कर लीजिए, अनुसूचित बैंक में कौन कौन से अनुसूचित बैंक होते हैं, लिख लीजिए। अनुसूचित बैंकों में कौन कौन सा, जैसे कि हम अनुसूचित बैंकों की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे शेड्यूल बैंक, है ना, अनुसूचित बैंक, आप लिख लीजिए अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक, है ना, शेड्यूल, शेड्यूल बैंक, क्या, शेड्यूल बैंक। देखिए अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको प्रायः हम तीन भागों में बांट के देखते हैं, प्रायः तीन भागों में। कॉमर्शियल बैंक, क्या है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बाद आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, क्या, आरआरबी, ठीक है। तीसरे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, क्या है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। आप देखोगे ये जो कॉमर्शियल बैंक है, ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। जो कॉमर्शियल बैंक ये क्या है, जैसे इसमें देखोगे इसमें भी दो भाग, एक पब्लिक सेक्टर का बैंक पीएसबीज यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर लिख देता हूं, है ना, प्राइवेट सेक्टर का बैंक, सेक्टर का बैंक। पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई, सच है, एसबीआई, आईडीबीआई, क्या है, आईडीबीआई, आईडीबीआई, ठीक है, ये सारे बैंक। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक जैसे करें तो इंडियन बैंक मान लो, ठीक है, फॉरेन बैंक, इंडियन बैंक और दूसरा फॉरेन बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कॉमर्शियल बैंक है। इसके साथ साथ एसबीआई पीएसबी के साथ साथ जो अदर नेशनलाइज्ड बैंक होंगे, अदर नेशनलाइज्ड बैंक होंगे, वो सभी पब्लिक सेक्टर, वो कॉमर्शियल बैंक होंगे अर्थात पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे, ठीक है। अगर आरआरबीज की बात करेंगे तो इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक, ये डबल को होता है ना, कोऑपरेटिव बैंक अगर बात करें तो ये दो, एक स्टेट कोऑपरेटिव होता है, स्टेट कोऑपरेटिव होता है, दूसरा क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव होता है, अर्बन कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव होता है। तो ये बैंकों का कुछ क्लासिफिकेशन है। अब जरा बैंकों के क्लासिफिकेशन से पहले कुछ और चीजें आप देखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, तो सबसे पहले भारत में जो कार्यरत निजी बैंकों की बात करें तो भारत में निजी क्षेत्रों में भारतीय बैंक में अगर बात करते हैं तो बाजारी मूल्य के आधार पे जो एचडीएफसी बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। बाजारी मूल्य के आधार पे, ध्यान रखिएगा बाजारी मूल्य क्या होता है, जरा देख लो। मैंने कहा भारत में कार्यरत निजी क्षेत्रों के जो भारतीय बैंकों के हैं, निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में भारतीय बैंकों में, निजी क्षेत्रों में भारतीय बैंकों में, भारतीय बैंकों में एचडीएफसी, एचडी, एचडीएफसी, ये किसके आधार पे, बाजारी मूल्य के आधार पे, बाजारी मूल्य के आधार पे सबसे बड़ी बैंक है, बाजारी मूल्य के आधार पे, ध्यान रखिएगा, मूल्य के आधार पे। ये बाजारी मूल्य क्या होता है, जरा इस पे आप समझने की कोशिश करेगा। देखिए एक बैंक क्या है, एसबीआई है, बस फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए है, ये समझने के लिए। एक एचडीएफसी है, क्या है, एचडीएफसी है,
एच डी एफ इसके मान लीजिए इनमें शेयर होते हैं, ठीक है ना, तो मान लो इसके 100 शेयर हैं, इसके नहीं 10 शेयर मानो, मात्र 100 नहीं, इसके भी क्या है 10 शेयर हैं, या इसके चलो इसके मान लो 100 शेयर हैं और इसके 10 शेयर हैं, इसके एक शेयर की जो कीमत है वो मात्र 1 रुपए है, एक शेयर की कीमत 1 रुपए है, लेकिन इसके एक शेयर की कीमत जो है, इसके एक शेयर की कीमत कितनी है, मान लो 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी मार्केट में कितनी आएगी, ये 100 रुपए आएगी, ठीक है। देखो शेयर तो इसके ज्यादा है लेकिन वैल्यू किसकी निकल आई, इसकी आई, लेकिन इसकी आप देखोगे कि तो कितनी आएगी, जाके 10,000 आएगी, कितनी आएगी 10,000 आएगी, ठीक है। ये तो ये बाजारी दर होता है, ये क्या होता है, बाजारी दर होता है, बाजारी मूल्य आधार होता है, कि उसकी जो बाजार मतलब बाजारी जो क्या है वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। तो एचडीएफसी की निजी क्षेत्रों में भारतीय बैंकों की जो भारतीय बैंकों में ये सबसे बड़ी बैंक है, बाजारी दर के आधार पे, किसके बाजारी मूल्य के आधार पे। साथ ही साथ अगर हम परिसंपत्तियों के आधार पे बात करते हैं, परिसंपत्तियों और क्या है कुल ब्रांचेस के आधार पे, तो एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। तो एसेट्स है, परिसंपत्तियों और ब्रांचेस, तो सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस और परिसंपत्ति है वो किसकी है, एसबीआई की है, एसबीआई, एसबीआई यानी इस किसके आधार पे, एसेट्स परिसंपत्ति के आधार पे, परिसंपत्ति के आधार पे, और दूसरा शाखाओं के आधार पे, ध्यान रखिएगा, शाखाओं के आधार पे क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। वहीं आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआईसी ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी है बैंक है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी बैंक, ये सब भारत की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अब विश्व की बड़ी, अब बाजारी मूल्य के आधार पे एचडीएफसी, एचडी, इसको अच्छे से लिख देते हैं ना, पेश कर दें, कि भारत में अगर हम बात करें तो बाजारी मूल्य के आधार पे एचडीएफसी सबसे बड़ी क्या है, बैंक है। जैसे कि मैंने बताया बाजारी मूल्य क्या होता है, क्या होता है, बाजारी दर क्या होता है, तो आपने बाजारी दर देखा, ठीक है। जरा पेन भी चेंज कर ही लें, चलो अब यहाँ गौर फरमाना, मैंने कहा कि भारत में बाजारी, ध्यान रखिएगा, भारत में बाजारी मूल्य के आधार पे, बाजारी मूल्य के आधार पर, आधार पर एचडीएफसी, एचडीएफसी, ठीक है, बाजारी मूल्य सबसे ज्यादा एचडीएफसी का, ठीक है, जो बाजारी ताकतों पे ही ये निर्भर होता है। परिसंपत्ति एसेट्स, एसेट्स और ब्रांचेस, भारत की बात हो रही, तो एसेट्स और ब्रांचेस अगर इसके आधार पे बात करें तो एसबीआई, एसबीआई फर्स्ट, फर्स्ट, और आईसीआईसीआई, आईसीआईआई सेकंड, ठीक है, आईसीआईसीआई सेकंड। विश्व में बात करते हैं अगर हम विश्व के स्तर पे, तो विश्व में देखिए एक बैंक है जेपी मॉर्गन, ठीक है, जेपी मॉर्गन बाजारी मूल्य के आधार पे, विश्व में एक बैंक है जेपी मॉर्गन, क्या है, जेपी मॉर्गन चेस, जेपी मॉर्गन चेस बाजारी दर के आधार पे क्या है, बाजारी दर के आधार पे ये विश्व की सबसे बड़ी बैंक है। वहीं एसेट्स और परिसंपत्ति, एसेट्स के आधार पे आईसीबीसी, बीसी, आईसीबीसी, ठीक है। ये जो आईसीबीसी इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना इसको कहते हैं, आईसीबीसी इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये विश्व की सबसे बड़ी बैंक है, ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है ना, किसके परिसंपत्ति के आधार पे। तो जेपी मॉर्गन चेस है, ये भारत में कार्य नहीं करती है,
इसका कोई भी ब्रांचेस वगैरह भारत में जेपी मॉर्गन चेस का क्या है, भारत में नहीं है। ठीक है, तो ये भारत में कार्य नहीं करती है। लेकिन जो आईसीबीसी है, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये क्या है, भारत में क्या करती है, काम करती है। ठीक है ना। और एक दूसरी बैंक जो अगर हम ब्रांचेस के आधार पे विदेशी बैंक भारत में जो कार्य करती है, जिसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। क्या है, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, यह ब्रिटिश बैंक है। अगर ब्रांचेस के आधार पे बात करें, ये ध्यान रखिएगा, ये बाजारी दर के आधार पे है, बाजारी दर के आधार पे, ये एसेट्स के आधार पे, और ब्रांचेस के आधार पे, क्या है, शाखाओं के आधार पे। शाखाओं के आधार पे कौन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ब्रिटेन की ये बैंक है। क्या है, ब्रिटेन की बैंक है। भारत में एक सहकारी बैंक है, जो कि यह एकमात्र ऐसी बैंक है कि यह किसके, आरबीआई के अंतर्गत कार्य नहीं करती है। ठीक है, यह किसके अंतर्गत, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, बल्कि सारी बैंक आप देखोगे कि आरबीआई और आरबीआई वित्त मंत्रालय मंत्रालय के अंतर्गत, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। लेकिन एक ये ऐसी बैंक है जो उसके अंतर्गत क्या है, ये यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका हेडक्वार्टर शायद चेन्नई है। हाँ, शायद क्या सही है, चेन्नई ही है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक देखा कि इसमें से क्या-क्या चीजें हैं। ठीक है। इसके साथ-साथ हम आरआरबीज की अगर हम बात करें, तो देखिए आरआरबीज को हम डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हमें कुछ और चीजों की भी उसमें से आरआरबी से हम शेड्यूल बैंक देख ही लिए हैं। ठीक है, कि शेड्यूल बैंक कौन-कौन सी बैंक होते हैं, और आरआरबी ही देख लेते हैं, है ना। सभी बैंकों को और डिटेल्स में, आरआरबी कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, ये कौन-कौन सी बैंक है, इनके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। पहले आरआरबी देख लो आप, रीजनल रूरल बैंक, इनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है। अब देखोगे ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देख रहे हो, ये भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 बैंकों की स्थापना करी जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में, कहा, 4 राज्यों की 5 जगह, 4 राज्यों यानी 4 स्टेट में 5 प्लेसेस पे क्या करी जाती है, इनकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, 5 स्थानों में। आप देखोगे कि 5 स्थानों में कौन-कौन सा है, यूपी में 2 जगह, यूपी में इनकी स्थापना 2 जगह होती है, गोरखपुर और मुरादाबाद। गोरखपुर और मुरादाबाद, मुरादाबाद दोनों यूपी के शहर हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी योगी जी की हुआ करती थी, योगी जी गोरखपुर से आते हैं। ठीक है, दूसरा मुरादाबाद। ठीक है, एक दूसरा जो राजस्थान में पड़ता है, जयपुर, इससे भी आप वेल नॉन है ना। राजस्थान में क्या है, जयपुर। 3 जगह हो गया। इसके साथ हरियाणा में भिवानी, हरियाणा में भिवानी एक स्थान है, भिवानी। 5वां है यूपी में, ध्यान रखिएगा, एक, राजस्थान में तो, मतलब सॉरी, ये स्टेट है, ध्यान रखिएगा। लिख देता हूँ, स्टेट है। ठीक है, और ये चौथा जो है, ये वेस्ट बंगाल में है ना, मालदा, वेस्ट बंगाल में मालदा, क्या है, मालदा। तो आरआरबी की स्थापना सबसे पहले, यानी 2 अक्टूबर कब, 1975 में, ध्यान रखिएगा, क्या करी जाती है, 4 जगह, 4 राज्यों में 5 जगह इसकी स्थापना करी जाती है। धीरे धीरे होता क्या है कि आरआरबीज की जो ब्रांचेस हैं,
वो करीब 200 के आसपास हो जाते हैं, यानी 196 हो जाती हैं। फिर इसकी जो सॉरी इस इनकी जो संख्या है, नॉट ब्रांचेस, ठीक है, इनकी संख्या तो हजारों में पहुंच जाएंगी। इनकी संख्या जो आरआरबीज है, कोर आरआरबीज कितना 196 हो जाता है। इनकी संख्या जब हजारों में पहुंच जाएगी, आरआरबी जो की स्थापना होती है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ही क्या करती है, जो आरआरबी की स्थापना होगी वो सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर की बैंक होगी वही करेगी। अब आरआरबी की स्थापना के दौरान इसमें अगर आप देखते हो, चलो हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। देखिएगा, इसकी स्थापना एक पीएसबी करती है, पब्लिक सेक्टर की पीएसबी करती है, पब्लिक सेक्टर की बैंक करती है जो आरआरबी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इसकी जो स्थापना है ग्रामीण मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधारने के लिए करी गई। ग्रामीण हिस्सों में ये ज्यादातर स्थापित होते रहे हैं और इनका जो मुख्य पर्पज रहा है, इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, ऋण प्रोवाइड करवाना है, ऋण देना है। अब देखो ये ग्रामीण क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो जैसे कि ग्रामीण जो कृषि से संबंधित या कृषि क्षेत्र है, तो उससे संबंधित इस क्षेत्र आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को क्या करना था, कृषि के लिए ऋण प्रदान करना था। तो ग्रामीण और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी छोटी यूनिट्स होंगी, इंडस्ट्री होंगी, तो उनकी स्थापना के लिए भी ऋण प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, जो प्राइमरी हमारी प्राइमरी सेक्टर की जो इकोनॉमी है, ये कुछ समस्याओं से जूझ रही है। पहले तो यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है। तो टेक्नोलॉजी की कमी होने के चलते क्या होते हैं कि ये लोग अपने कार्यों पे ज्यादा बेहतरी से नहीं कर पाते हैं। मतलब कि अगर ये कोई भी उत्पाद बनाते हैं या किसी भी चीज का निर्माण कर पाते हैं, जैसे कि कोई यूनिट है, तो ये एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी उत्पाद बनाती है, तो उनको कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरी समस्या क्या होती है, यहाँ जो इलिटरेसी रेट है, इलिटरेसी मतलब साक्षरता दर बहुत कम होता है। लिटरेसी रेट क्या होता है, बहुत कम होता है, या इलिटरेसी रेट ज्यादा होता है। लिटरेसी मतलब साक्षरता, इलिटरेसी निरक्षरता। तो इलिटरेसी रेट ज्यादा होगा मतलब निरक्षरता ज्यादा है, वही कहने का मतलब साक्षरता कम है। यह साक्षरता दर काफी कम देखने को मिलती है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो जो पैसा दिया जाता है उसके भी डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। साथ में इस क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से ना जुड़े होने की वजह से उनका सैलरी और ये सारी चीजें कम होती हैं, तो उनका जो बैकअप होता है वो भी बेहतर नहीं होता है। तो इनकी जो स्थापना है इस पिछड़े क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र, खासकर कृषि या उससे संबंधित उद्योगों के लिए क्या करी गई, ऋण देने के लिए आरआरबी की स्थापना करी गई। इसमें आप देखोगे कि स्थापना के दौरान जमाकर्ता इसमें से सॉरी स्थापना के दौरान इसमें से अगर बात करोगे, तो इसमें इसकी स्थापना में जो पेड अप कैपिटल थी वो 50% किसने, करीब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 35% जो बैंक जो इसको क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है, पीएसबी पब्लिक सेक्टर का बैंक, और बाकी का जो रेस्ट है 15% जिस स्टेट में होगा वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका भरण पोषण करती है, ठीक है। आप देखोगे कि इसमें जमाकर्ता जमा राशि भी प्राप्त करता है, और इसका जमाकर्ता के साथ साथ उसको जब जमा राशि मिलती है तो उसके साथ अब तो इसको क्या किया गया है, कार्ड में इसे केसीसी और ये सारा सब कुछ बताऊंगा, तो उसकी कार्ड में भी तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए जो ऋण के जो लाभ की संभावना की बात करें तो वो काफी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके चलते ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन कहीं न कहीं इस उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता, वो इकोनॉमी क्या है, गर्त में जा रही होती है। मैंने बताया क्यों गर्त में जा रही होती है, कई समस्याएं होती हैं। तो इस पीएसबी जो आरआरबी का जो स्थापना एक पीएसबी ने किया था, पब्लिक सेक्टर के बैंक ने किया था, ठीक है। तो वो पब्लिक सेक्टर का बैंक इसकी स्थापना करेगा, लेकिन ये अपने अन्य नामों से स्थापित हो जाती है, अन्य नाम से भी ये स्थापित होती है। तो भैया उसका पब्लिक सेक्टर के बैंक की स्थापना किया है, तो उसका जो पीएसबी का है, पब्लिक सेक्टर का सार्वजनिक बैंक का जो स्वास्थ्य है, इकोनॉमिक हेल्थ है, आर्थिक स्वास्थ्य है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसका धीरे-धीरे क्या किया गया है, इसको सशक्त करने के उद्देश्य से इसका मर्जर होने लगा, इसको मर्ज किया जाने लगा। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं उनकी संख्या क्या है, कम कर किया जा रहा है, और इनको आरआरबी की स्थापना अब बंद कर दी गई है।
भारत में सिक्किम और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में ऑलमोस्ट जो आरआरबीज है वो कार्य करते हैं, लेकिन तो ये दोनों राज्यों में आरआरबी क्या है, कार्य नहीं करते हैं। आरआरबीज को भी शेड्यूल बैंक की श्रेणी में ही क्या है, गिना जाता है, क्योंकि जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये शेड्यूल बैंक के ही अंतर्गत आरआरबीज आता है ना। तो सॉरी, आपने इन सारी चीजों को डिटेल से समझा कि भाई आरआरबीज क्या है, इसका काम क्या है, और ये किस क्षेत्र में पैसा देता था, लेकिन इनके मर्जर, तो बैंकों के मर्जर या आरआरबीज के मर्जर होने का या विलय होने का कारण क्या है, क्योंकि इन, देखिए ये प्रभावित कर रहे थे पब्लिक सेक्टर के बैंक को, और पब्लिक सेक्टर का जो बड़ा बैंक है, जो एक बड़ा मतलब एक तरीके से उसका हेल्थ प्रभावित होगा, तो उससे बहुत पूरी इकोनॉमी क्या होगी, चरमरा जाएगी। तो कोशिश किया जा रहा है कि इनको बेहतर किया जाए, सशक्त बनाया जाए, तो उनका मर्जर उन बैंकों के द्वारा किया जा रहा है, जो सशक्त बैंक है, जो बढ़िया बैंक है, ताकि क्या हो जाए कि उनका जो ऑपरेटिंग है, मतलब उनका ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाएगा। देखिए, अब आप कहोगे कि तो वही तो इसको एक तरीके से गवर्न करती थी नहीं, अगर मर्जर हो जाएगा तो ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी कई वजह होती है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम होने की, जैसे कि क्या होता है, एक बार आप देखोगे कि इनको जो एक्शन मतलब जो कार्य दल है ना, तो कार्य प्रणाली और कार्य प्रणाली बेहतर हो जाती है, कार्य दल भी कम हो जाता है जब लोग कम होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं विलय के करने के कारण, जो कि कल की क्लास में मैंने बताया था, और यहाँ तक आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। कल हम कोऑपरेटिव सहकारी बैंक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सहकारी बैंक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को डाउट होता है, तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको जो आरबीआई है, तो आरबीआई के कार्य के बारे में बात करी थी, जो आरबीआई के क्या है, कार्य क्या है, वाणिज्यिक बैंकों के भी बारे में मैंने बताया कि जैसे कि जो शेड्यूल बैंक है, सॉरी, जो कमर्शियल बैंक है, तो शेड्यूल बैंक के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे ये नाम से ही पता चलता है, वाणिज्यिक बैंक मतलब वाणिज्यिक संस्थाओं की क्या करेगा, ये जमाएं लेगा, अर्थात उनका पैसा लेगा, जमा करेगा, और उनको ऋण की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ ये चेक, ड्राफ्ट और टर्म डिपॉजिट भी स्वीकार करता है। टर्म डिपॉजिट में बताऊंगा कि टर्म डिपॉजिट क्या होता है, टर्म क्या, ठीक है ना। तो टर्म डिपॉजिट भी स्वीकार करता है। बैंक व्यक्तियों के समूह के अधिकार में भी होते हैं, आप देखोगे, और साथ ही साथ इनका जो उद्देश्य होता है, तो फाइनली क्या होता है, कमाना होता है, कि अपने लाभ को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो आप ये कह सकते हो, ओवरऑल अगर हम बात करें, कि जो कमर्शियल बैंक होता है, उनका फाइनली लाभ उद्देश्य का लाभ कमाने का ही होता है, ठीक है। तो ये तो रहा क्या है, कमर्शियल बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक के कुछ अन्य भागों में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं शेड्यूल बैंकों को, जैसे कि पब्लिक सेक्टर का बैंक यानी सार्वजनिक बैंक। तो देखिएगा, सार्वजनिक बैंक क्या होता है, अगर हम सार्वजनिक बैंक की बात करते हैं, ये वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी होती है। जैसे कि एसबीआई और उसके जो सहयोगी बैंक है, या फिर जितने भी नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक, ये सभी इसमें से शामिल होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। तो इसमें जो सरकार की जो भागीदारी है, उसकी जो एसेट, जो संपत्तियों में, वो ज्यादा से ज्यादा है या पूरी है, उस तरह के बैंकों को पब्लिक सेक्टर का बैंक, अर्थात ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कहा जाता है। इसी में शेड्यूल बैंक के अंतर्गत, सॉरी, कमर्शियल बैंक के अंतर्गत क्या होता है, निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं। मैंने स्टार्टिंग, ध्यान होगा जब मैंने आपको ये बता रहा था, हम्म, हुँ, ये ठीक है। तो देखिए, कमर्शियल बैंक बताया था ना, आरआरबी हमने देख लिया, आरआरबी को हमने क्या है, पढ़ लिया, अभी मैंने आरआरबी बताया। अब हम कमर्शियल बैंक, मैंने कमर्शियल बैंक बताया कि इनका क्या-क्या होता है, इनका क्या-क्या काम होता है। तो पीएसपी भी हमने प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, उसे भी देख लिया। निजी जो हमें क्या है, निजी जो प्राइवेट बैंक है, ये क्या है? इन बैंकों में जो ज़्यादातर हिस्से निजी हाथों पे होती है, निजी व्यक्तियों के पास होती है। और ये बैंक की जो सीमित देयताओं के साथ एक कंपनी के रूप में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सभी निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। तो क्या है, प्राइवेट बैंक कहा जाता है, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो बैंक होता है, जैसे कि फॉरेन बैंक और विदेशी बैंक,
ये भी कॉमर्शियल बैंक का ही उदाहरण होता है। तो आप विदेशी बैंक में देखोगे ये विदेशों में पंजीकृत होते हैं, ये बैंक भारत में पंजीकृत नहीं होते हैं। लेकिन ये अपने कारोबार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए क्या होते हैं, ये कार्य कर रहे होते हैं और अपनी शाखाओं को स्थापित कर लेते हैं। तो इनके लिए आरबीआई गाइडलाइन भी जारी करता है, जो कि गाइडलाइन में हम आगे पढ़ेंगे कि विदेशी बैंक को स्थापित होने के लिए भारत में क्या-क्या है गाइडलाइन है। ठीक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया जो आरआरबीज होते हैं, ठीक है? तो इसको भी मैंने बता दिया। तो आपने ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें हिस्सेदारी का भी ध्यान रखिएगा, आपसे हिस्सेदारी के बारे में पूछा जा सकता है। 50% 35% और 15%, ये हिस्सेदारी नहीं भूलिएगा, नहीं आप इसमें से क्या है फँस सकते हैं। तो हमने यहाँ तक चीज़ों को देखा, उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। कल हम सहकारी बैंक, फिर हम राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय जिला बैंक, ठीक है? या अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जो प्राथमिक सहकारी बैंक या साख है जो जिसे, तो उसके भी बारे में हम देख लेंगे। साख जिसे आप देखोगे 10-15 व्यक्ति मिलाकर क्या करते हैं उसको तैयार करते हैं, तो प्राथमिक सहकार भी कहा जाता है इसको। तो उसको इसके भी बारे में हम क्या करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ें थी आरबीआई का कल का भी मैंने आज ही रिवीजन करवा दिया है, ठीक है? तो कल मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना-अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए और इसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप बेशक क्वेश्चन बिना किसी डर के पूछा करिए। थैंक यू वेरी मच।